Unacademy. Let's crack it. तो देखो कल हमारी कहानी कहां खत्म हुई थी कॉम्प्लेक्स पावर की। कल हमारी कहानी खत्म हुई थी कि भाई रिमेनिंग पावर कहां गई, रिमेनिंग पावर कहां गई। जैसा हमने देखा था कि हमारी एक्सपेक्टेड पावर थी, हमने ये एक्सपेक्ट किया था कि हमें कितनी पावर मिलनी चाहिए, VRMS IRMS, लेकिन एक्चुअल में हमें कितनी पावर मिली, हमें एक्चुअल में मेरे भाई कितनी पावर मिली, VRMS IRMS cos फाई, ये पावर मिली। जिसमें हमने ये भी देखा था कि फाई क्या होता है, थीटा V माइनस थीटा I, वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल, ये फाई था। अब मेरा आप लोगों से कल जाते जाते ये क्वेश्चन था मेरे भाई, अगर टोटल पावर VRMS IRMS है और एक्चुअल पावर VRMS IRMS cos फाई है, तो बची हुई पावर जाती कहां है, बची हुई पावर जाती कहां है। तो आज इसी पॉइंट से हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सब लोग जल्दी से एक तो लाइक बटन दबा दो, लाइक बटन दबा दो, और मुझे ये बता दो सब लोग रेडी हैं डिस्कशन आगे ले जाने के लिए कि नहीं। इज एवरीबडी रेडी टू टेक दिस फॉरवर्ड। KGF का डाउट आ रहा है क्या पावर फैक्टर लोड पे डिपेंड करता है? बिल्कुल डिपेंड करता है मेरे भाई, पावर फैक्टर सबसे ज्यादा लोड पे ही डिपेंड करता है कि लोड कैसा है। मैं आपको पावर फैक्टर से रिलेटेड भी पूरी जानकारी दूंगा, आगे हम लोग लीडिंग लैगिंग सब चीजों पे बात करेंगे, चिंता मत करो। पावर से रिलेटेड ये जो लेक्चर सीरीज है 4 या 5 लेक्चर लगेंगे, लेकिन ये पूरी कंप्लीट होगी। इसके अंदर आपको पावर का एक एक कंसेप्ट बढ़िया से समझ आ जाएगा, ठीक है, ये मेरा आप लोगों से वादा है। चलिए, तो मेरे भाई सबसे पहले मैं बात करता हूं एपरेंट पावर की। अब आप जैसा देख रहे होगे स्क्रीन पे, मैंने एक इमेज लगाया है, मैंने एक इमेज लगाया ऑप्टिक्स का, जिसमें कि मैंने ये दिखाया है कि मछली की एक्चुअल डेप्थ क्या है और मछली की जो डेप्थ हमें दिख रही है वो क्या है। ये आपने कभी ना कभी देखा होगा लाइफ में कि जो डेप्थ आपको दिखती है एक्चुअल में ऑब्जेक्ट की, दैट इज लेस एज कंपेयर टू द एक्चुअल डेप्थ, एज कंपेयर टू द एक्चुअल डेप्थ। ऐसा तो आपने देखा होगा ना कभी, ये चीज सबने देखी है। KGF मेरे भाई इस लेक्चर सीरीज को फॉलो करो, सारे आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। बस लेक्चर सीरीज फॉलो करो। अब ये बताओ, ये वाला फिगर सब लोगों ने देखा है कभी ना कभी कि कैसे हमारी एक्चुअल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ वेरी करती है। सेम टाइप का कुछ कंसेप्ट है रियल पावर और एपरेंट पावर का। तो एपरेंट का मतलब क्या होता है? एपरेंट का मतलब होता है मेरे भाई जो दिखता है मगर होता नहीं है। जैसे यहां पे मछली की डेप्थ इतना दिख रही है मगर इतनी है नहीं, है ज्यादा, दिख कम रही है। सेम वे में एपरेंट पावर वो पावर है जो आपको लगता है सिस्टम के अंदर होगी मगर होती नहीं है। होती कौन सी पावर है? रियल पावर है। तो अगर मैं एपरेंट पावर की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा? एपरेंट पावर इज द पावर that we expect would exist in the system, would exist in the system, तो उसे हम एपरेंट पावर कहते हैं मेरे दोस्त। लेकिन पावर दैट एक्चुअली एग्जिस्ट, पावर that actually exists is real power, ठीक है मेरे दोस्त। जो एक्चुअल में पावर एग्जिस्ट करेगी वो होगी रियल पावर। अब क्या समझे? देखो, समझने वाली बात मेरे भाई यहां पे ये है, जो पावर जनरेटर से जनरेट हुई, जो पावर ट्रांसमिशन लाइन से ट्रांसमिट हुई और जो पावर लोड में एब्जॉर्ब हुई, ये सारी ही पावर रियल पावर थी। लेकिन मुझे क्या लगता था वोल्टेज और करंट को देख करके कि पावर होनी चाहिए VI, जो मुझे लगता था होनी चाहिए मगर थी नहीं,
दैट वाज एपरेंट पावर। यानी एपरेंट पावर वो पावर है जो कोई भी वोल्टेज और करंट को देख करके सोचेगा कि पावर इतनी आनी चाहिए या पावर सिस्टम में इतनी एग्जिस्ट करनी चाहिए। वो पावर कौन सी है? एपरेंट पावर। लेकिन जो पावर वास्तविक रूप से एग्जिस्ट करती है दैट इज रियल पावर। तो हम क्या कह देते हैं मेरे भाई कि एपरेंट पावर S इज इक्वल टू VRMS IRMS, और इसकी यूनिट इसे रियल पावर से अलग करने के लिए देते हैं VA। VA का मतलब होता है वोल्ट एम्पियर। VA इज द वोल्ट एम्पियर। ठीक है, ऐसी एक पावर जो हमें लगता है वोल्टेज और करंट को देखते हुए। कल मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल से भी बताया था, मोनू का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मोनू एक बच्चा है जो एक सिस्टम डिजाइन कर रहा है 500 वोल्ट और 10 एम्पियर के लिए। तो मेरे भाई उसकी एक्सपेक्टेशन ये रहती है कि पावर 5000 आनी चाहिए, क्योंकि मैंने 500 वोल्ट का वोल्टेज डिवाइस लाया हूं और 10 एम्पियर की तार खरीद के लाया हूं। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि 5000 की पावर मिलनी चाहिए। तो ये जो लगता है ना VI, क्योंकि देखो कहां पढ़ते हैं, डीसी में जो पावर होती है वो VI होती है। सेम वे में अगर हम AC में सोच लें VRMS IRMS आएगी, तो वो पावर क्या होगी? एपरेंट पावर। तो देखो मैं क्या बोलता हूं कि बेस्ड ऑन currents and voltages, based on currents and voltages in the system, we expect power to be apparent power। ठीक है भाई, बट रियल पावर, जो एक्चुअल में रियल पावर है दैट इज लेस देन एपरेंट पावर, जिससे कि हम ये कह सकते हैं अगर ऐसा है तो सिस्टम इज अंडर यूटिलाइज्ड। सिस्टम इज अंडर यूटिलाइज्ड। क्योंकि एक चीज सोचो ना, सिस्टम के वोल्टेज करंट अगर 5000 के हिसाब से हैं और आप बस 4000 की पावर ले रहे हो, तो आप तो सिस्टम की काबिलियत को वेस्ट कर रहे हो, सिस्टम की कैपेसिटी को वेस्ट कर रहे हो। सिस्टम कह रहा है भाई मैं 5000 तक दे सकता हूं, तुम कह रहे हो नहीं भाई 4 ही दे दे, हमारा तो 4 में काम चल जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सिस्टम की कैपेबिलिटी को हम वेस्ट कर रहे हैं। जबकि वोल्टेज उतना ही है जितना सिस्टम ले सकता है, करंट भी उतना ही है जितना सिस्टम दे सकता है, फिर भी पावर कम है। पावर उतनी नहीं है जितनी मिल सकती थी। मेरे भाई एक बार फील लेने की कोशिश करो, एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करो। सिस्टम ने पूरी जान लगा दी वोल्टेज में, सिस्टम ने पूरी जान लगा दी करंट में, फिर भी पावर नहीं आई। ऐसा सोचो जैसे आप लोग अगर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने पूरा एफर्ट डाल दिया, फिर भी रैंक नहीं आई। तो यही चीज सिस्टम के साथ हो रही है। यानी उसने वोल्टेज उतनी ले ली जितनी ले सकता था, करंट भी उतना ले लिया जितना ले सकता था, फिर भी पावर नहीं आई, फिर भी पावर डिजायर्ड वैल्यू के बराबर नहीं आई। और उसके पीछे कारण क्या था? कल मैंने आपको बताया था, उसके पीछे का कारण था हमारा पावर फैक्टर। उसके पीछे का कारण था मेरे भाई हमारा पावर फैक्टर cos फाई, जिसको हम ऐसे लिख सकते थे VRMS IRMS cos फाई बाय VRMS इंटू IRMS। ठीक है, या फिर ये कह दो रियल पावर बाय एपरेंट पावर। इसीलिए मेरे भाई प्रैक्टिकली हम ये कहते हैं कि ये पावर फैक्टर 1 के जितना करीब हो उतना बढ़िया है। यानी सिस्टम की कैपेसिटी को जितना ज्यादा यूटिलाइज कर पाओ
उतना बेहतर है। अगर सिस्टम 5000 दे सकता है तो आपको 5000 के क्लोज पावर लेनी चाहिए, ताकि आप सिस्टम की कैपेसिटी का फुल यूज कर पाएं, तो मैं यही कहता हूं कि आइडियल वैल्यू क्या होती है पावर फैक्टर की? आइडियल वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? आइडियल वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज यूनिटी। क्यों है ये आइडियल वैल्यू? क्योंकि हेयर वी डिराइव maximum useful power from the system। ठीक है, बात कुछ चमकी सभी लोगों को? आपने वोल्टेज और करंट तो रेटेड पे रख दिया, यानी जितना सिस्टम ले सकता था, फिर भी पावर पूरी ना आए, उसका रीजन होता है पावर फैक्टर। तो अब मैं ये समझता हूं, देखो दो चीजें आपको बहुत बढ़िया से क्लियर हो जानी चाहिए, एक रियल पावर और एक एपरेंट पावर। रियल पावर वो है जो वास्तविक रूप से किसी सिस्टम के अंदर एग्जिस्ट करती है, वही पावर जनरेट भी होती है, वही पावर ट्रांसमिट भी होती है, वही डिस्ट्रीब्यूट भी होती है और वही कंज्यूम भी होती है। वो पावर है रियल पावर, जो इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, केमिकल से इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल से हीट, जो पावर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो पाए, जिसका हम रियल लाइफ में यूज कर पाए, वो पावर है रियल पावर। बट सिस्टम के वोल्टेज और करंट को देखते हुए जो पावर हमें मिलनी चाहिए, दैट इज द एपरेंट पावर। मिलती क्यों नहीं है, उसके पीछे का कारण है पावर फैक्टर। अब आते हैं कॉम्प्लेक्स पावर पे। अब देखो मेरे भाई, कल हम लोगों ने एक चीज डिराइव की थी कि एवरेज पावर आ गई थी हमारी, ये आ गई थी ना एवरेज पावर। कल ये चीज हम लोगों ने डिराइव की थी। अब मेरे बंधु देखो, वोल्टेज आपकी थी Vm साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वी। और मेरे भाई चैट में तो बता दो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये था आपका करंट, अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं इस वोल्टेज करंट को फेजर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता हूं। मैं जो फेजर की लेंथ मान के चलता हूं मेरे भाई, वो मैं मानता हूं आरएमएस वैल्यू। मैं हमेशा मानता हूं फेजर की लेंथ है आरएमएस वैल्यू। बहुत किताबों के अंदर मैक्सिमम भी दिया होगा, लेकिन स्टैंडर्ड आरएमएस होता है। आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हो, आपको समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हर वो क्वांटिटी जो एसी है, उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू दी जाती है आरएमएस में। अब देखो बंधु, मुझे कुछ ऐसा एक्सप्रेशन निकालना है जो एवरेज पावर में आया है थीटा वी माइनस थीटा आई। अब देखो, अगर हम ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन लेने, तो आपको इतना जरूर पता होगा कि जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई हो जाते हैं और एंगल ऐड हो जाते हैं। अब भैया ये तो गड़बड़ हो गई, थीटा वी प्लस थीटा आई आ गया, ये तो गड़बड़ हो गई। हमें चाहिए तो क्या था, थीटा वी माइनस थीटा आई। तो ए ना चौलबे, है ना, ये नहीं चलेगा, कुछ और करना पड़ेगा। चलो भाई कुछ और कर लेते हैं। अब किसी नंबर का जब कॉन्जुगेट लिया जाता है मेरे भाई, जब किसी नंबर का कॉन्जुगेट लिया जाता है तो उसका मैग्नीट्यूड सेम रहता है, उसका एंगल नेगेटिव हो जाता है। देखो अगर कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर मेरे बंधु क्या होता है ना, ये जो कॉन्जुगेट वाला पार्ट है, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है z तो मेरे भाई इसका जो कॉन्जुगेट है वो यहां लाई करता है। यानी क्या होता है कि कॉन्जुगेट से ना मिरर इमेज आ जाता है
अबाउट द रियल एक्सेस, मिरर इमेज आ जाता है। समझ आई बात? बात समझ आई? कॉन्जुगेट क्या करता है, मिरर इमेज ले लेता है, रियल पार्ट को सेम रखता है, इमेजिनरी पार्ट को नेगेटिव कर देता है, रियल पार्ट को सेम रखते हुए इमेजिनरी को नेगेटिव कर देता है। तो मेरे भाई इसीलिए अगर I का कॉन्जुगेट लें तो ये बनेगा IRMS एंगल माइनस थीटा आई। अब जरा मल्टीप्लाई करें V में I का कॉन्जुगेट, तो ये बना VRMS IRMS। मेरे भाई मैग्नीट्यूड तो मल्टीप्लाई हो गए और एंगल ऐड हो गए। ये समझ आया? थीटा V माइनस थीटा I आ गया। अब अगर आप इसका रियल पार्ट ले लोगे तो आपको मिल जाएगी एवरेज पावर। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट क्या होगा? कोसाइन वाला टर्म होगा और इमेजिनरी पार्ट क्या होगा? साइन वाला टर्म होगा। तो यानी यहां से मिल गया VRMS IRMS cos थीटा V माइनस थीटा I। ठीक है, तो यही तो आना चाहिए था। तो जो रियल पार्ट आएगा VI कॉन्जुगेट का, दैट इज कॉल्ड एज योर एवरेज पावर, ट्रू पावर और द रियल पावर। तो इसको हम देखो ऐसे दिखा देते हैं, S बार VRMS IRMS conjugate. This is called as your complex power. This is called as your complex power. अब मैं समझता हूं थोड़ा कॉम्प्लेक्स पावर पे क्लैरिटी मिला होगा। VRMS IRMS कॉन्जुगेट। आप कहोगे सर कॉम्प्लेक्स पावर और एपरेंट पावर में क्या फर्क है? कॉम्प्लेक्स और एपरेंट में मेरे भाई बस इतना फर्क है कि एपरेंट पावर बात करती है मैग्नीट्यूड की, कॉम्प्लेक्स पावर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है विच हैज अ मैग्नीट्यूड एंड अ एंगल। कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर नॉट जस्ट रियल नंबर्स, दे डू हैव अ सर्टेन एंगल। तो देखो अगर मैं कॉम्प्लेक्स पावर के बारे में और थोड़ा आप लोगों से बात करूं तो मैं कहता हूं कि व्हाट इज द एपरेंट पावर? एपरेंट पावर इज नथिंग बट मॉड ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर। दोनों में डिफरेंस समझ आ रहा है? बहुत जगह दोनों को ओवरलैप भी करा देते हैं। बहुत लोग आपको ये भी बोलेंगे कि एपरेंट पावर कॉम्प्लेक्स पावर एक ही चीज है। मेरे भाई अलग अलग है इसमें उतना अगर Z A प्लस आयोटा भी है तो मेरे भाई उसमें मॉड Z है एपरेंट पावर और Z है आपका रियल पावर। अब माधवी पूछ रहे हैं हाउ प्रैक्टिकली VRMS कैन बी मल्टीप्लाइड बाय IRMS कॉन्जुगेट। मेरे भाई देखो VRMS और IRMS के कॉन्जुगेट को प्रैक्टिकली मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। बात यह है इतनी पावर सिस्टम के अंदर आ रही है और इसी एक्सप्रेशन को मैं डिराइव कर रहा हूं फेजर से। फेजर प्रैक्टिकली थोड़ी कुछ भी होता है, फेजर बस एक साइनोसॉइडल क्वांटिटी को दिखाने का तरीका है। तो मैं कह रहा हूं ये जो पावर हमने प्रैक्टिकली निकाली है इंस्टेंटेनियस पावर का एवरेज लेके, क्या यही पावर आप फेजर से भी बता सकते हो? जी हां बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे? VI कॉन्जुगेट का रियल पार्ट भी यही वैल्यू देगा। तो यानी पावर निकालने के दो तरीके हो गए, या तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला या रियल पार्ट ऑफ द VI कॉन्जुगेट। इतनी पावर सिस्टम में है ये हम पहले ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं, अब बस उसे निकालने का एक और तरीका हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, अब मेरे भाई देखो जो कॉम्प्लेक्स पावर होती है, रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स पावर is called as real power। फिर हम ये सोचेंगे यार कि क्या इमेजिनरी पार्ट का भी कोई सिग्निफिकेंस है? क्या इमेजिनरी पार्ट का भी कोई मतलब है? बिल्कुल है मेरे भाई। इमेजिनरी पार्ट का मतलब है रिएक्टिव पावर। इसको क्या कहते हैं? रिएक्टिव
पावर। और देखो जब हम रिएक्टिव पावर के बारे में बात करेंगे ना, तो मैं आपका दिमाग खोल के रख दूंगा रिएक्टिव पावर को लेकर के। आज तक जितनी चीजें आपको लोगों ने बताई होंगी, जितनी बातें की होंगी, सारी गलत साबित कर दूंगा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ रिएक्टिव पावर के बारे में। बस आपको क्या करना है, आपको बने रहना है। आप लोग साथ में बने रहो, और अभी तक लाइक हिट नहीं किया तो लाइक जरूर हिट कर देना ताकि अटेंडेंस मार्क हो जाए। तो इमेजिनरी पार्ट जो होता है ना कॉम्प्लेक्स पावर का, उसे रिएक्टिव पावर कहते हैं। यानी देखो क्या कह देते हैं ना, हम लोग ऐसे कह देते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसको ऐसे लिख देते हैं P प्लस जे क्यू। तो ये जो P होता है, देखो मैं ये मानता हूं जो ईसी वाले टीचर होते हैं ना, वो कभी भी कॉम्प्लेक्स पावर के साथ जस्टिस नहीं कर सकते। वो आपको आधी अधूरी पिक्चर दिखाएंगे, कभी पूरी पिक्चर नहीं दिखाएंगे। तो देखो ये पावर का भी एक प्लेन होता है जहां पे रियल एक्सिस होती है P और इमेजिनरी एक्सिस होती है Q। ये होता है पावर का प्लेन, ठीक है, पावर का प्लेन होता है मेरे भाई। अब इसके अंदर एपरेंट पावर आप ऐसे दिखा सकते हो, देखो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स पावर है P प्लस जे क्यू। अब ये जो लेंथ है ना मेरे भाई, ये जो लेंथ है ये आपकी एपरेंट पावर है। ये जो लेंथ है √P² प्लस Q², ये आपकी एपरेंट पावर है, जो कि बेसिकली क्या है, जो कि बेसिकली है आपका मैग्नीट्यूड। और ये जो मैंने ट्राइंगल बना दिया ना, अगर ये ट्राइंगल देखो OAB, इसे कहते हैं पावर ट्राइंगल। इसे क्या कहते हैं, पावर ट्राइंगल। ट्राइंगल OAB इज कॉल्ड एज द पावर ट्राइंगल। अब चलते हैं जिस चीज का आप सभी लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार है, दैट इज रिएक्टिव पावर। तो देखो बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि एपरेंट पावर और रियल पावर में जो डिफरेंस है, जो सवाल इस सेशन के शुरू में मैंने आपसे पूछा था कि बाकी की पावर कहां गई, तो लोग कहते हैं भाई वो पावर थी रिएक्टिव पावर। तो देखो समझते हैं क्या वो रिएक्टिव पावर है। अब मेरे भाई बहुत बढ़िया सा एक बियर का ग्लास आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है, पीने के लिए नहीं है, समझने के लिए। तो क्या होता है, एपरेंट पावर कुछ ऐसा समझो जो इस ग्लास की कैपेसिटी है, जो इस ग्लास की कैपेसिटी है, दैट इज योर एपरेंट पावर, ठीक है। और जितना ये ग्लास भरा हुआ है, दैट इज द रियल पावर। अब देखो क्या होता है, अगर कभी कोई बियर पीने जाता है तो जब वो परचेज करता है तो क्या एक्सपेक्ट करेगा, अगर 300 ml का ग्लास है तो उसमें भैया 300 ml ही बियर होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है, ये एक्सपेक्टेशन है। लेकिन एक्चुअल में उसमें ऊपर झाग होते हैं और नीचे बियर होती है। तो जो बियर का एक्चुअल कंटेंट है दैट इज योर रियल पावर, और जो ग्लास की कैपेसिटी है दैट इज योर एपरेंट पावर। अब मैं आपसे पूछूं भैया कि ग्लास 300 ml का था, उसमें बियर 200 ml निकली, तो बाकी की 100 ml कहां गई। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बाकी की 100 ml कहां है। अब एक चीज सोचो ना, अगर आप जैसे एक बार टेंडर हो, आपने बियर सर्व किया, आपसे किसी कस्टमर ने पूछ लिया मेरी बाकी की बियर कहां गई, तो मेरे भाई यही डिफरेंस है एपरेंट और रियल पावर में। अब भी जो लोग गेस नहीं कर पाए, मैं एक्सप्लेन करता हूं। बाकी की बियर कभी ग्लास में थी ही नहीं, ग्लास में हमेशा कितनी थी 200 ml, बाकी का 100 ml क्या था, झाग था, दिखावा था, धोखा था। उतनी पावर उतनी बियर कभी थी ही नहीं ग्लास के अंदर। और जो चीज थी नहीं वो जाएगी कहां, जो चीज थी ही नहीं वो जाएगी कहां, वो कहीं नहीं जा सकती मेरे भाई, वो कहीं नहीं जा सकती। इट नेवर एवर एग्जिस्टेड, इट नेवर एग्जिस्टेड। तो मैं यही कहता हूं
कि पावर generated, transmitted, and distributed and consumed was always real power. ठीक है, apparent power is just an expectation which practically does not exist. Which practically does not exist. देखो इसका मतलब क्या है, ग्लास तो मेरा पूरा भर गया ना, ग्लास तो मेरा पूरा भर गया, लेकिन फिर भी इसके अंदर जो एक्चुअल कंटेंट था वो तो कम था। ग्लास भरा हुआ दिख रहा है बाहर से और फिर भी एक्चुअल कंटेंट कम है। यही एपरेंट पावर है कि लगता है वोल्टेज और करंट को देखते हुए कि सिस्टम अपनी कैपेसिटी पे चल रहा है, फिर भी सिस्टम जो पावर डिलीवर कर रहा होता है दैट इज लेस देन इट्स कैपेसिटी। अगर V और I को देखे 500 और 10 लास्ट लेक्चर वाले एग्जांपल से, तो लगता है 5000 पे सिस्टम चल रहा है, फिर भी सिस्टम दे रहा है बस 4000, यानी लगता है देखने में कैपेसिटी पूरी हो रही है बट प्रैक्टिकली पूरी नहीं होती। अब आप कहोगे सर इसके पीछे रीजन क्या है? मेरे भाई इसके पीछे बस इतना सा रीजन है, ये cos फाई। cos फाई जो है ना बहुत बड़ी चीज है, छोटी मोटी चीज नहीं है। ये क्या था, थीटा वी माइनस थीटा आई। अब मैं ये कहता हूं P इज नॉट इक्वल टू एस। एक्चुअल पावर या एक्चुअल बियर पूरी ग्लास की कैपेसिटी के बराबर नहीं है। क्यों? दैट इज ड्यू टू फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। समझ आई? फेज शिफ्ट आ गया वोल्टेज और करंट में, यानी वोल्टेज करंट का एंगल सेम नहीं था। इस कारणवश पावर कभी भी एपरेंट पावर के बराबर नहीं हुई। और ये फेज शिफ्ट देने वाले हैं कौन? देखो हमारे पास 3 एलिमेंट होते हैं। एक R होता है, अगर आपने फेजर पढ़ा हो तो इसके अंदर कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है। R के अंदर बंधु कोई फेज शिफ्ट नहीं होता है। L के अंदर करंट लैग्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री और कैपेसिटर के अंदर करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। ऐसा होता है। तो इसका मतलब है ये फेज शिफ्ट के लिए जिम्मेदार कौन है? L और C। अगर सिस्टम में बस R होता, कोई फेज शिफ्ट नहीं होता, रियल पावर वुड बी इक्वल टू एपरेंट पावर। अगर सिस्टम में L और C ना होते तो सिस्टम में टोटल पावर और एक्चुअली यूजफुल पावर बराबर होते। तो मैं कहता हूं ये फेज शिफ्ट के जिम्मेदार कौन है? L और C। L और C। अब बहुत से लोग ऐसा कह देते हैं कि रियल पावर और एपरेंट पावर का डिफरेंस L और C ने ले लिया। किसने ले लिया? L और C ने मेरे भाई ले लिया। तो हम क्या कहते हैं कि ये जो बचा हुआ झाग है, ये बियर कौन पी गया? ये बियर पी गया L और C। तो ऐसा मैंने बोल दिया, मान लो कि भाई एक आपके पास, आप एक बार के अंदर गए हो, वहां बार टेंडर है, उसने आपको बियर सर्व की। तो मैं कह रहा हूं ये जो ऊपर का झाग है ना, इतनी बियर बार टेंडर पी गया। क्या ये कहना सही है
क्या ये कहना सही है? जल्दी से मुझे चैट के अंदर बता दो, क्या ये कहना सही है बची हुई बियर बारटेंडर ने पी ली? इज इट राइट टू से दैट रिमेनिंग बियर हैज बीन कंज्यूम्ड बाय द बारटेंडर और द रिमेनिंग पावर हैज बीन कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर? शैल वी से इट? Shall we say it? or even if we say it, are we correct? क्या हम सही हैं? तो मेरे भाई इसका तो एक ही आंसर बनता है, नहीं, हम लोग सही नहीं हैं। क्योंकि मैंने जैसा लिखा, सेकंड लाइन अगर पढ़ो तो ऐसी कोई पावर कभी जनरेट ही नहीं हुई, ऐसी बियर कभी ग्लास में थी ही नहीं। देयर वॉज नो सच पावर। तो एल और सी कहां से पावर खा जाते? एल और सी ने कोई पावर नहीं खाई, वहां तो कभी पावर, वहां तो कभी बियर थी ही नहीं। अब मैं ये चीज आपको टेक्निकली प्रूव करता हूं, ठीक है? तो बात ये आती है एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर। हम ऐसा तो बोल देते हैं रिएक्टिव पावर रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर। चलो देख लेते हैं, चलो देख लेते हैं मेरे भाई। इंडक्टर की मैं बात कर रहा हूं और मैं आपसे कह रहा हूं, मान लो करंट है आई एम साइन ओमेगा टी। चलो मैंने ऐसा मान लिया, या चलो एक काम करो कॉस ओमेगा टी ले लो, ज्यादा सही है। आई एम कॉस ओमेगा टी। अब देखो मेरे भाई, इंडक्टर के अंदर अगर आप करंट ड्रॉ करोगे तो करंट आपका कोसाइन आना चाहिए। ये आ गया करंट। अब बंधु अगर एनर्जी ड्रॉ करोगे, अगर मैं आपसे ऐसा बोल दूं मेरे भाई कि मुझे ना इंडक्टर की एनर्जी चाहिए, तो आप कहोगे सर एनर्जी तो बड़ी आसान है, एनर्जी तो हमने पढ़ी है, क्या होती है? हाफ एल आई स्क्वायर। अब ये ध्यान रखना, यहां आई क्या होता है? आई होता है इंस्टेंटेनियस करंट, इसीलिए यू क्या होता है? ये होता है इंस्टेंटेनियस एनर्जी। ठीक है, यानी एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसके लिए आपको कॉस का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो मैं ना पहले मार्कर्स नीचे ले लेता हूं। ऐसे आ जाएगा ना। स्क्वायर करने से क्या होगा मेरे भाई? जो नेगेटिव वाली साइकिल है वो भी पॉजिटिव में आ गई, नेगेटिव वाली साइकिल भी पॉजिटिव में आ गई। ठीक है, अब मुझे एक चीज देख के बताओ, यहां पे देखो जीरो टाइम पे और टी टाइम पे, ये टी टाइम पीरियड है ना, जीरो टाइम पे और टी टाइम पे अगर आप देखो बंधु, बराबर एनर्जी दिख रही है, बराबर एनर्जी दिख रही है जीरो और टी टाइम पे। यानी इंडक्टर ने ना तो ओवरऑल कोई एनर्जी ली, ना तो इंडक्टर ने कोई एनर्जी दी। तो क्या होता है, अगर ध्यान से सोचा जाए, इन एसी इंडक्टर नाइदर एब्जॉर्ब्स nor delivers any net energy in one cycle। ठीक है बंधु, एक साइकिल में ना कोई एनर्जी लेता है इंडक्टर, ना कोई एनर्जी देता है इंडक्टर, ना कोई एनर्जी देता है इंडक्टर। ठीक है मेरे भाई, अब इससे क्या समझे? इंडक्टर रिटर्न्स
whatever energy it takes from the source। बात कुछ चमकी। इसका मतलब देखो क्या होता है, इंडक्टर एक ऐसी डिवाइस है जो सोर्स से एनर्जी लेगा, फिर वापस करेगा, फिर लेगा, फिर वापस करेगा। तो ये रिजल्टेंट कोई एनर्जी लेके रखता नहीं है, इंडक्टर कोई एनर्जी लेके रखता नहीं है। अब यहां से दिमाग चकराना शुरू होता है मेरे भाई। क्यों चकराना शुरू होता है? क्योंकि हमें तो लोग ये बताते आए थे कि रिएक्टिव पावर वो पावर है जो इंडक्टर की एनर्जी स्टोर्ड बताती है। जो क्या बताती है कि इंडक्टर ने कितनी एनर्जी को अपने अंदर स्टोर किया है, ये बताती है। लेकिन अब तो मैंने यहां ये प्रूव कर दिया कि इंडक्टर कोई एनर्जी स्टोर करता ही नहीं। इंडक्टर जितनी एनर्जी लेता है उतनी ही बकायदा लौटा देता है। तो इट डज नॉट स्टोर एनी एनर्जी। चलो भाई, हो सकता है एक जगह फेल हो रहा हो, कैपेसिटर में देख ले। कैपेसिटर में देख लेते हैं। अब जैसे मान लो कैपेसिटर की वोल्टेज मैंने आपको दे दी cos ओमेगा टी। अब इसकी एनर्जी जो होगी मेरे भाई, ये बताओ भाई, मजा आ रहा है? सब लोगों को कुछ नया मालूम चल रहा है? कुछ ऐसी बातें जो शायद आप पहले से नहीं जानते थे मालूम चल रही हैं भाई? कुछ बातों में क्लैरिटी मिल रही है? बताओ मेरे भाई। अब देखो एनर्जी मैंने आपको लिख दिया हाफ CV स्क्वायर। तो पहले मैं cos ओमेगा टी कर लेता हूं। ये बन गई अपनी वोल्टेज। ठीक है। अब हम लोग जब एनर्जी का ग्राफ बनाएंगे, मेरे भाई, तो नेगेटिव साइकिल भी पॉजिटिव हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सिंपल सी बात है कि भाई स्क्वायर लेने पे तो नेगेटिव भी पॉजिटिव आ जाता है। अब देखो फिर से वही कहानी दोहराई जा रही है। तो मैं क्या कह सकता हूं यहां पे कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट t इक्वल टू 0 इज सेम एज एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर एट t इक्वल टू t। दैट इज अगेन कैपेसिटर नाइदर absorbs nor delivers any net एनर्जी, ना कुछ एब्जॉर्ब करेगा ना ही डिलीवर करेगा कोई भी नेट एनर्जी। इसका मतलब यह भी होता है कि अमाउंट ऑफ चार्जिंग इज एक्चुअली इक्वल टू अमाउंट ऑफ डिस्चार्जिंग। जितना इंडक्टर चार्ज हुआ उतना ही, जितना कैपेसिटर चार्ज हुआ उतना ही डिस्चार्ज हो जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि एनर्जी ऑसिलेट्स बिटवीन सोर्स एंड एलिमेंट्स लाइक L and C। कुछ मेरी बात पकड़ में आ रही है मेरे भाई? कुछ मेरी बात पकड़ में आ रही है? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इंडक्टर कैपेसिटर ओवरऑल कोई एनर्जी स्टोर करते ही नहीं। तो जो डेफिनेशन आज तक हम पढ़ते आए हैं कि रिएक्टिव पावर इज द एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर और इट रिप्रेजेंट्स द एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर एंड कैपेसिटर,
वो डेफिनेशन एकदम गलत है, वो डेफिनेशन मेरे भाई एकदम गलत है। तो बात ये आती है फिर रिएक्टिव पावर का अस्तित्व क्या है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में मैं आपसे बात करूंगा कल हम लोग पूरी बात करेंगे रिएक्टिव पावर को लेके और सारे मिसकंसेप्शन आपके क्लियर करूंगा। बट जो चीजें अभी तक पढ़ ली हैं एक बार उनको हम लोग समराइज कर लेते हैं। देखो अभी तक मैं आपको एक चीज बता चुका हूं कि एपरेंट पावर क्या होती है, ये होती है VRMS IRMS और इसकी यूनिट क्या होती है VA। फिर बात होती है रियल पावर की, ये क्या होती है इसकी यूनिट क्या होती है वॉट। फिर हम पढ़ चुके हैं पावर फैक्टर, cos phi which is equal to P by S which is equal to cos of वोल्टेज एंगल माइनस करंट एंगल। मैं आपको एक चीज और बता चुका हूं, कॉम्प्लेक्स पावर VI कॉन्जुगेट। ये जो ऊपर बार लगता है ना ये फेजर बताता है, रियल पावर इज द रियल पार्ट और रिएक्टिव पावर, बट ये रिएक्टिव पावर है क्या, ये इमेजिनरी पार्ट क्यों है, ये प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करती है या नहीं, ये सारी बातें हम लोग आगे करेंगे जो कल का वीडियो होगा। तो कल के वीडियो के अंदर मैं पूरा फोकस अपना रिएक्टिव पावर पे रखने वाला हूं। रियल पावर की यूनिट वॉट होती है, इसकी होती है VAR, इसको हम कहते हैं वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। ठीक है, आप लोगों के माइंड में बहुत सारे आइडियाज होंगे, आप लोगों के माइंड में बहुत सारे आइडियाज होंगे कि रिएक्टिव पावर रियल पावर को फ्लो करने में मदद करता है, रिएक्टिव पावर से मशीन वर्क करती है। ये सारे थॉट्स आप लोगों के माइंड में होंगे जो कि कल मैं आप लोगों के लिए ये चीजें क्लियर कर दूंगा। ठीक है। KGF कह रहे हैं मींस जो एनर्जी रिलीज हो रही है वही रिएक्टिव पावर है। नहीं मेरे भाई, यहां पे यही तो बात हुई ना कि एनर्जी थी ही कहां, जितनी एनर्जी ली उतनी एनर्जी दे दी। फिर भी हम कहते हैं इंडक्टर एब्जॉर्ब्स रिएक्टिव पावर, कैपेसिटर डिलीवर्स रिएक्टिव पावर। ये सारी बातें हम लोग करते हैं, जबकि इंडक्टर ने कैपेसिटर ने कोई एनर्जी ना तो ली ना तो दी, क्योंकि जितनी एनर्जी लिया था उतनी लौटा दिया, तो टोटल ओवरऑल वैल्यू तो जीरो ही आई ना, ओवरऑल वैल्यू तो जीरो आई। इसका मतलब है कैपेसिटर इंडक्टर कोई एनर्जी ना लेते हैं ना देते हैं एक पूरी साइकिल के अंदर। तो जो आपने रिएक्टिव पावर के बारे में डेफिनेशन पढ़ी है, जो आप लोगों को पढ़ाई गई है, वो गलत है, वैसा होता नहीं है। क्या होता है ये चीजें हम लोग कल बात करेंगे, बट आपको इतनी चीजें अभी कॉम्प्लेक्स पावर से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाई। और ये कौन है, टेक्निकल दुबे। टेक्निकल मेरे भाई मैं इतना कहूंगा कि एक बार आप ये लेक्चर सीरीज फॉलो करके देखो, 4 या 5 क्लास लगेंगी बस, और आपका जो पूरा माइंड है, पूरा माइंड ओपन हो जाएगा कि कैसे कैसे ये एनर्जी ट्रैवल करती है। संकेत मेरे भाई तो एनर्जी थी कब, यही तो क्वेश्चन था, यही तो क्वेश्चन था कि ये वाली एनर्जी तो थी नहीं कभी। आप इसी को तो रिएक्टिव पावर कह रहे हो, ये झाग जो है। और अभी आप लोगों ने कहा था ये इतनी बियर तो ग्लास में कभी थी नहीं, ग्लास में तो सिर्फ इतनी बियर थी, ये तो हमें लग रहा था बियर ज्यादा है। और अब आप ये पूछ रहे हो जो सवाल मैंने आपसे शुरू में पूछा, ये बाकी की बियर कहां गई, क्या इसको क्या इसको बारटेंडर पी गया, यही तो मेरा क्वेश्चन था। समझ आ रही है बात कि रिएक्टिव पावर एक हाइपोथेटिकल टर्म है, रिएक्टिव पावर जैसी कोई पावर होती ही नहीं है। ठीक है।
अब मेरे भाई देखो, अगर आप अनअकैडमी पे हमारे गेट और ईएससी बैचेस का हिस्सा बनना चाहते हो और गेट 2021 या ईएससी 2021 में रैंक लाना चाहते हो तो आज ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो। और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे अगर आप मुझे फॉलो करोगे ना तो बहुत सारे फ्री लेक्चर देख सकते हो, लाइक मॉसफेट एनालिसिस, लाइक 3 फेज सर्किट, लाइक ट्रांजिएंट एनालिसिस, ट्रांसफर फंक्शन, सिंक्रोनस मशीन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेबिलिटी, पावर सिस्टम प्रोटेक्शन, ये सारी चीजें आपको उस ऐप पे मिल जाएंगी। और बैच ज्वाइन करना है तो गेट एंड ईएससी पे क्लिक करना, फिर गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना। और अगर आप फाइनल ईयर या ड्रॉपर हो तो 1 ईयर प्लान लेना, और अगर सेकेंड या थर्ड ईयर स्टूडेंट हो तो 2 ईयर प्लान लेना। बट कोड मेरे भाई याद रखना, अंकित ईएससी। इस कोड से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा और साथ ही साथ इस कोड से आप मुझसे कनेक्ट होते हो, जिससे कि आई विल बी एबल टू हेल्प यू मच बेटर।